हेलो नमस्कार साथियों। समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आरटीई एक्ट 2009 अर्थात राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि हमारे 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। आज हम इसमें देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसका निर्माण कहाँ से शुरू हुआ और वर्तमान में इसका कैसा स्वरूप है। तो चलिए देखते हैं। इसकी जो मूल पृष्ठभूमि वो है संविधान के अनुच्छेद 45 डीपीएसपी से है, जिसमें कि प्रावधान था 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रबंधन राज्य सरकारों को करना चाहिए। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत यह प्रावधान हो जाना चाहिए था, ऐसा डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 संविधान के भाग 4 में उल्लिखित था, परंतु यह नहीं हो सका। उसके बाद 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग ने अपनी 1968 में रिपोर्ट पब्लिश की, जिसे कि हम पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। उसमें इन्होंने अनुच्छेद 45 के जो आधार थे उनके अनुपालन की बात कही और कहा कि 1972 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 1972 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ इसमें बात हुई कॉमन स्कूल सिस्टम की, अर्थात सभी के लिए एक ही स्कूल रहेगा, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। 1972 तक हमने देखा और 1972 तक भी जब यह लागू नहीं हो सका, तब हमने देखा कि इसमें हमारे लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि इसके पहले जो है शिक्षा राज्य सूची का विषय होता था, तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तो 1976 में हमने 42वां संविधान संशोधन करके शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाला, ताकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपनी समुचित विधि बना सकें। उसके बाद विभिन्न प्रयास हुए, बीच में चट्टोपाध्याय समिति का गठन हुआ। उसके बाद दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला, प्लान ऑफ एक्शन आया। फिर भी जो मूल बात थी 6 से 14 वर्ष की बालकों की निःशुल्क शिक्षा के लिए, वो अभी भी बच्चों के लिए नहीं मिल सका। इसी बीच 1992 में यूनाइटेड नेशन में एक समझौता हुआ, जो कि बच्चों के अधिकार से संबंधित था। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 1992 में देखें, मोहिनी जैन ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय सुनाते हुए यह कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तब अगले वर्ष जेपी उन्नीकृष्णन, जो कि इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ केस कर दिया, और इस केस में यह मुख्य बात निकल के सामने आई कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार तो है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 21 में सन्निहित है। अब जब अधिकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है, तो बच्चों के लिए फिर मिलना चाहिए। तो उसके लिए 1997 में सरकार ने लोकसभा में एक संशोधन बिल पेश किया, जो कि 5 साल की राजनीतिक उठापटक के बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन के रूप में निकलकर सामने आया। 86वां संविधान संशोधन में हमने देखा कि आर्टिकल 21 से इसमें मौलिक अधिकार बनाया गया। राज्य द्वारा इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, और इसी के तहत हमने अनुच्छेद 45 में संशोधन कर राज्य के सभी 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, जो कि शिशु कहलाते हैं, बच्चों को ईसीसीई अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान किया, जो कि हमारी आंगनवाड़ी के अंतर्गत वर्तमान में संचालित होता है।
86वां संविधान संशोधन 2002 में ही हमने संविधान के आर्टिकल 51A में, जिसमें कि हमारे 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे, उसमें हमने 11वां मौलिक कर्तव्य, या इसे हम के भी बोल सकते हैं, ये जोड़ा। और इसमें हमने सुनिश्चित किया कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अवश्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। उसके बाद 2005 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक शिक्षा का अधिकार विधेयक ड्राफ्ट पेश किया, जो कि 2009 में आरटीई के रूप में बनकर तैयार हुआ। 26 अगस्त 2009 को यह पार्लियामेंट में पास हुआ और 27 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह पूर्ण रूप से एक अधिनियम बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अब चूंकि ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ और बन चुका था अगस्त 2009 में, तो उस समय हमारा जो है पाठ्यक्रम संचालित हो चुका था अकादमिक सेशन में, तो हम उसको बीच में लागू नहीं कर सकते थे। इसलिए हम उसको नेक्स्ट ईयर में नए शिक्षा सत्र से शुरू करने के लिए ले गए और हमने 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में इसे लागू किया। अब इसमें अभी भी कुछ कमियां रह गई थीं, तो हमने देखा कि 2012 में इसमें पहला संशोधन हुआ, 2019 में इसमें दूसरा संशोधन हुआ, जिसको हम बाद में देखेंगे, और इस तरीके से इसका वर्तमान स्वरूप लागू है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, कितने आर्टिकल हैं और कितने अध्याय हैं। तो हमारे आरटीई एक्ट 2009, इसमें कुल मिला के 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची दी गई है, जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रावधान हैं। शिक्षकों के उत्तरदायित्व, बालकों के अधिकार, उनके संरक्षण की बात, विद्यालय के उत्तरदायित्व क्या क्या है, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 जो है आरटीई एक्ट के टोटल 38 आर्टिकल हैं। आरटीई एक्ट के टोटल 38 आर्टिकल हैं, जिसमें से पहला हम देख रहे हैं। पहला है आरटीई का फुल फॉर्म इसमें दिया गया है। आरटीई का फुल फॉर्म आमतौर पर हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, जबकि ऐसा नहीं है। इसे हम शॉर्ट में आरटीई बोल देते हैं, परंतु इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसके दूसरे अनुच्छेद में परिभाषाएं दी गई हैं कि समुचित सरकारें कौन सी कहलाएंगी। समुचित सरकार के अंतर्गत भारतीय संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट हम देखें, और 2 परिभाषाएं और इसमें दी गई हैं। एक प्रति व्यक्ति फीस, जिसे हम कैपिटेशन फी कहते हैं, जो कि विद्यालय में अनुसूचित फीस के अतिरिक्त कोई भी अन्य फीस है उसके लिए हम कैपिटेशन फी या प्रति व्यक्ति अतिरिक्त फी कहते हैं। अनुवीक्षण प्रक्रिया, एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार की एंट्रेंस जो हमारे एग्जाम करवाते हैं ना बड़े बड़े संस्थानों में, तो विद्यालयों में ऐसी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को, जो कि साक्षात्कार हो सकता है, रैंडम सिलेक्शन हो सकता है या कोई टेस्ट के द्वारा हो सकता है, तो इसे हम अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर दूसरा शुरू होता है, जिसमें कि आर्टिकल 3 से 5 तक वर्णित है। आर्टिकल 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आरटीई एक्ट 2009 का। आर्टिकल 3 में 6 से 14 वर्ष, जो कि हमारा आरटीई का मूल उद्देश्य था, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद या धारा 3 में है। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पड़ोस के विद्यालय में दी जाए, और इसी के तहत 1995 में पीडब्ल्यूडी अधिनियम, जो कि संशोधित होकर 2016 में बना, उसके तहत 6 से 18 वर्ष के बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। अर्थात इसका सीधी सी बात यह है कि 6 से 14 वर्ष के
आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखें धारा 4 सेक्शन 4। इसमें 6 वर्ष के बाद भी स्कूल न जाने वाले छात्रों का समुचित आयु दाखिला, अर्थात जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि उसका दाखिला पहली कक्षा में ही किया जाए। यदि वह उसकी उम्र तीसरी कक्षा के या दूसरी कक्षा के लायक है तो उसका प्रवेश सीधा दूसरी या तीसरी कक्षा में किया जा सकता है। और जब बच्चा दूसरी तीसरी कक्षा में डायरेक्ट प्रवेश करेगा तो वह पिछले कोर्स से पिछड़ जाएगा, तो उसके लिए एनसीईआरटी ने ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया है, जो कि आपने सुना होगा। और यदि जो कि हमारे 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की बात है, वह 14 वर्ष तक पूर्ण नहीं हो सकती है तो उसके बाद भी जारी रहेगी, ऐसा प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। धारा 5 देखें हम, तो धारा 5 में जो कि हमारे स्थानांतरण सर्टिफिकेट से संबंधित है या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो कि कोई भी विद्यालय बच्चे के मांगने पर मना नहीं कर सकता, विद्यालय को देना ही होगा। नेक्स्ट हम देखें अध्याय 3, जिसमें कि समुचित सरकार, स्थानीय प्रशासन और अभिभावकों के उत्तरदायित्व की चर्चा है। इसमें हमारे धारा 6 से लेकर 11 तक आते हैं। धारा 6 में विद्यालय की स्थापना का दायित्व समुचित सरकार के पास होगा, अर्थात विद्यालय की स्थापना किस प्रकार से होगी, इसकी समस्त व्यवस्थाएं जो कि हैं इनका उत्तरदायित्व समुचित सरकारों के पास होगा। धारा 7 के अंतर्गत हम देखें वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों की हिस्सेदारी, तो इसमें समस्त सरकारें अपने अपने उत्तरदायित्व को साझा करेंगी। धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकारों के दायित्व, अर्थात जितने भी प्रकार के अन्य उत्तरदायित्व हैं उनकी चर्चा धारा 8 में की गई है। अब हम देखें धारा 9। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी, अर्थात जो हमारे जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर जितने भी प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की गई है, उनके आरटीई के प्रति जो कर्तव्य हैं कि उसका किस तरीके से संचालन हो रहा है, कहाँ लागू हो रहा है, कौन से प्रावधानों का पालन किया जा रहा है, इन सब की आकलन, सतर्कता और रिपोर्टिंग का काम स्थानीय प्राधिकारी का होगा, ऐसा वर्णन है धारा 9 के अंतर्गत। हम देखें धारा 10, तो 10 में अभिभावकों और माता पिता के कर्तव्यों का वर्णन है, जो कि हमने संविधान के अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य 11वें मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। फिर बात करें धारा 11 की, तो 11 में विद्यालय पूर्व शिक्षा की बात है, अर्थात जो कि हमारी आंगनबाड़ी की शिक्षा होती है, इसकी चर्चा आरटीई एक्ट 2009 के धारा 11 में की गई है। इसे हम ECCEB बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद देखें अध्याय 4। अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व हैं कि विद्यालय के और शिक्षकों के क्या क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं। 12 के अंतर्गत सिंपल सी बात है कि जो आरटीई है वो विद्यालय की भी एक जिम्मेदारी है, और इसमें दुर्बल और अलाभित समूह, ऐसे समूह के बच्चों के लिए नज़दीक के निजी विद्यालय में भी 25% आरक्षण होगा प्रवेश के लिए। मतलब इनके लिए जो भी ऐसे हमारे समाज के पिछड़े वंचित वर्ग हैं उनके बच्चों के लिए निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होंगी। धारा 13 में दाखिले के लिए कोई अतिरिक्त फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं होगी, ऐसा प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत है। अर्थात जो हमने धारा 2 में देखा था अतिरिक्त फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया की परिभाषा दी गई थी, तो उसे धारा 13 के अंतर्गत निषेध किया गया है। धारा 14 में दाखिले हेतु आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जब बच्चा प्राथमिक स्कूल में प्रवेश के लिए जाता है तो उससे किसी भी प्रकार के आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि वह सिंपल से एक शपथ पत्र पर लिख के दे देता है तो वह मान्य होगा।
धारा 15 में प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी समय विद्यालय में सिविल समय से 6 माह तक प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। सीधा सा मतलब ये है कि यदि मान लीजिए हमारा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो यह अगले 6 माह तक बच्चा स्कूल में जाके प्रवेश ले सकता है, इसके लिए विद्यालय मना नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान आरटीई एक्ट 2009 के धारा 15 में किया गया है। धारा 16 की बात करें, विद्यालय द्वारा किसी छात्र को अगली कक्षा में जाने से रोका नहीं जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसमें नॉन डिटेंशन पॉलिसी का उल्लेख था जो कि 2019 में इसमें संशोधन किया गया। नॉन डिटेंशन पॉलिसी जिसमें यह प्रावधान था कि बच्चे को किसी भी अगली कक्षा में जाने से रोका नहीं जाएगा और ना ही अनुत्तीर्ण होने पर उसे निष्कासित किया जाएगा। चूंकि हमारे राष्ट्र के शुद्ध आलसी शिक्षकों ने इस पॉलिसी को गलत तरीके से पेश किया और इसे नॉन फेल पॉलिसी बता दिया, जो कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी थी, और इसे उन्होंने NFP बता दिया, नॉन फेल पॉलिसी, कि हमें बच्चे को फेल नहीं करना है, चाहे हम पढ़ाएं अन्यथा ना पढ़ाएं। चूंकि इसमें ऐसा नहीं था, इसमें यह प्रावधान था कि बच्चे को अगली कक्षा में जाने से रोका नहीं जाएगा और यदि वह अनुत्तीर्ण होता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। चूंकि शिक्षकों ने अपने उत्तरदायित्व से भागते हुए इसमें सरकार को या अधिनियम के प्रावधान को ही गलत ठहरा दिया, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 17। इसमें बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध किया गया है, अर्थात कोई भी शिक्षक बालक के लिए न तो शारीरिक रूप से प्रताड़ना कर सकता है और ना ही मानसिक रूप से। ऐसा प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत। 18 में हम देखते हैं मान्यता प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय की स्थापना नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि किसी भी विद्यालय की स्थापना पहले मान्यता प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकती। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम विद्यालय की स्थापना कर देते थे, 1-2 महीने तक कक्षाएं संचालित हो जाती थी, उसके बाद मान्यता मिलती रहती थी बाद में। अब ऐसा नहीं है, सबसे पहले हमें जिम्मेदार संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करनी होती है, उसके बाद हम विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं। इसका प्रावधान धारा 18 में है। 19 में विद्यालयों के मानक और मानदंड की किन मानदंडों के अनुसार विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। धारा 20 जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें अनुसूची संशोधन करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है। फिर हम देखें धारा 21, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की जितने भी प्रावधान हैं उनको धारा 21 में वर्णित किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि 50% महिलाएं शामिल होगी और 3/4 या 75% संरक्षकों की इसमें भागीदारी होगी। धारा 22 में स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम विद्यालय विकास योजना की बात है, जो कि SMC के सदस्य मिलकर इसको बनाएंगे। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता और सेवा के नियम और शर्तें दी गई हैं। हमारे जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें जो शिक्षकों की अर्हताएं और सेवा के नियम हैं वो हमारे RTE एक्ट 2009 के धारा 13 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत समस्त टेट एग्जाम लिए जाते हैं। धारा 24 की बात करें तो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर किया जाना, तो इसका उल्लेख धारा 24 में है कि शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य हैं और उनकी शिकायतों को कैसे दूर किया जाएगा। धारा 25 महत्वपूर्ण अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात की चर्चा। तो जो हमारा छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 जिसकी बात करते हैं, जो मुख्य रूप से है नहीं, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका वर्णन धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। धारा 26 शिक्षक रिक्तियों को भरा जाना। जहाँ पर भी विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है तो उसमें शिक्षकों की नियुक्ति धारा 26 के अंतर्गत की जाएगी। 27 की बात करें हम तो शिक्षकों की
ड्यूटी कहाँ पर लगाई जा सकती है शैक्षिक कार्यक्रम के अलावा, तो इसका प्रावधान है धारा 27 में, जो भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यह धारा है। तो इसमें अभी कहा गया है कि जनगणना, आपदा राहत और चुनावी प्रक्रिया के अतिरिक्त शिक्षकों की कहीं और ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। धारा 28 की बात करें तो निजी ट्यूशन पर रोक। इसमें प्रावधान है कि जिस विद्यालय में टीचर पदस्थ है उस विद्यालय के बच्चों को वह प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता, और यदि वह किसी अन्य विद्यालय के बच्चों को ट्यूशन कराता भी है तो उनसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेगा। ऐसा प्रावधान है धारा 28 में। फिर हम बात करते हैं अध्याय 4, जिसमें कि 2930 अनुच्छेद 2930 धाराएं दी गई हैं। 29 में समुचित सरकार एक अकादमी अथॉरिटी द्वारा जो कि हमारा पाठ्यक्रम है इसके लिए काम करेगी, इसका प्रावधान है। 30 में हम बात करें परीक्षा तथा समापन प्रमाण पत्र की बात की गई है कि परीक्षा के बाद जो हमारे लिए मार्कशीट वगैरह या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इसका प्रावधान है धारा 30 के अंतर्गत। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी। 5वीं कक्षा तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 5वीं कक्षा के बाद एक बोर्ड परीक्षा और 8वीं कक्षा के बाद एक बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। इसका प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत किया गया है। अब हम देखते हैं अध्याय 6। इसमें 31 से 34 तक धाराओं का प्रावधान है। इसमें मुख्य रूप से बाल अधिकारों का संरक्षण के ऊपर बात की गई है। तो 31 में हम देखते हैं कि एनसीपीसीआर का गठन, जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है, जो कि बालकों के अधिकार संरक्षण के लिए काम करता है। 32 में बच्चों की शिकायतों को 3 माह के भीतर दूर किया जाना। 33 में एनएसी नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है शिक्षा के लिए, इसका गठन किया जाएगा धारा 33 के अंतर्गत, जो कि 15 सदस्यीय टीम होगी। धारा 34 के अंतर्गत जिस प्रकार 33 में केंद्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर समिति गठित होगी, उसी प्रकार राज्य स्तर पर कमेटी गठित होगी। इसका प्रावधान धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। अध्याय 7 की बात करें, जो कि हमारा अंतिम अध्याय है, इसमें विविध चीज़ों पर चर्चा की गई है। जैसे कि 35 के अंतर्गत निर्देश जारी करने के, किसी शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और आदेश अनुसार समुचित सरकारों के पास भी हो सकती है। धारा 36 में हम बात करें अभिनियोजन के पूर्व किसी भी मंजूरी की जरूरत नहीं है। धारा 37 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, अर्थात किसी भी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में विद्यालय या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जाती है तो वह मान्य होगी। और धारा 38 जो कि हमारे पूरे आरटीई को संशोधित करने का या इसमें कहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है इसके लिए काम करता है, तो समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति के ऊपर बात की गई है। तो ये थे हमारे आरटीई एक्ट 2009 की 38 धाराएं, जो कि महत्वपूर्ण प्रावधान इनके अंतर्गत दिए गए हैं, उन पर हमने बात की, जो कि 7 अध्याय में विभाजित है। अब हम बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण संशोधन और अनुसूची के ऊपर। तो हम देखते हैं इसमें एक अनुसूची है। अनुसूची में कुछ नहीं है, सिर्फ छात्र शिक्षक अनुपात की चर्चा हुई है, जो कि हमने सुना होगा मुख्य रूप से कि 30:1 30:1। ऐसा इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है कि 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात दिया गया है। इसमें हम देखते हैं पहली से 5वीं कक्षा या प्राथमिक स्तर के लिए 60 बच्चों तक 2 शिक्षक, 90 बच्चों तक 61 से 90 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 तक 4 शिक्षक और 121 से 200 तक 5 शिक्षक होंगे। और यदि 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधान अध्यापक, या जिसे हम हेडमास्टर या प्राचार्य प्रिंसिपल कुछ भी बोल सकते हैं, का प्रावधान होगा। और 200 से ज़्यादा बच्चे होने पर
छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। यहाँ पर सिर्फ अनुपात की चर्चा हुई है और ऐसा कहीं भी नहीं है कि 30:1, 30:1। जो जिस भी टीचर से पूछो यही बोलते रहते हैं कि 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। चूंकि हमने देखा 60/2, 90/3, 120/4 है, तो हमने अपने हिसाब से इसको बना लिया कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है हमारा 30:1 है। तो हम ध्यान से याद रखेंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात की चर्चा 40:1 तब हुई है जब 200 से अधिक बच्चे होंगे, अन्यथा 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 90 बच्चों तक 3 शिक्षक, 120 तक 4 शिक्षक, 200 तक 5 शिक्षक की बात है। अब हम देखते हैं मिडिल स्कूल में, अर्थात 6ठी से 8वीं तक। तो 6वीं से 8वीं तक प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम 1 शिक्षक होगा एवं इन विषयों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कम 1 शिक्षक होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल में कम से कम 4 शिक्षक होंगे। विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 शिक्षक और भाषाओं के अध्ययन के लिए 1 शिक्षक होगा। और माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 रखा गया है। और यदि यह दिव्यांग बच्चों के साथ बात करें तो यह 20:1 हो जाता है। 100 से ज़्यादा बच्चे होने पर माध्यमिक स्तर पर 1 नियमित प्रधानाध्यापक और 1 अंशकालिक निर्देशक होगा, जो कि कला शिक्षा, शारीरिक जो पीटीटी होती है ना, और स्पोर्ट्स के अंतर्गत काम करेगा। नेक्स्ट देखें, दिव्यांगों की हमने बात कर ली कि जो कि 20:1 होगा। शैक्षिक कार्य दिवस की चर्चा भी इसके अंतर्गत है। तो शैक्षिक कार्य दिवस की बात करें तो 5वीं तक 200 कार्य दिवस और 6ठी से 8वीं तक 220 कार्य दिवस होंगे। शैक्षिक वर्ष में अनुदेशन या जो कि हमारे कालखंड होते हैं, इनकी संख्या घंटों में बात करें तो 1ली से 5वीं तक 800 घंटे, 6ठी से 8वीं तक 1000 घंटे। शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे 45 घंटे प्रति सप्ताह रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं आरटीई के महत्वपूर्ण संशोधन की। आरटीई जब 2009 में बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, तब इसमें कुछ कमियां रह गई थीं जिसको हमने संशोधन के द्वारा ठीक किया। 2012 में इसके धारा 3, 4, 5, 6, 7 में संशोधन करके, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार थे, उनको हमने आरटीई के अंतर्गत लिया या अंगीकृत किया। तो हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए थे, उनको हमने आरटीई के अंदर भी समाहित कर लिया 2012 में संशोधन के द्वारा। दूसरा संशोधन 2019 में हुआ, जो कि आरटीई के धारा 16 में किया गया, जिसमें कि नॉन डिटेंशन पॉलिसी थी, इसको हमने वापस लिया और इसके अंतर्गत सामान्य रूप से सरकारों के पास ये उत्तरदायित्व दिया कि उन पर ये डिसीजन सरकारें ले सकती हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि एक सामान्य परीक्षण शैक्षिक वर्ष के अंत में होगा 5वीं कक्षा तक या 8वीं कक्षा तक। यदि इसमें बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो इसके लिए परिणाम जारी होने से, परीक्षा परिणाम जारी होने से 2 माह बाद 2 माह का समय दिया जाएगा और उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। यदि फिर भी बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समुचित सरकारें यह तय करेंगी कि उसे अगली कक्षा में भेजना है या रोका जाना है। तो ये था हमारा आरटीई एक्ट 2009। इसमें हमने देखा महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि 38 धाराओं के अंतर्गत दिए गए हैं और 7 अध्याय और 1 अनुसूची में दिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।